जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी कार्यालय प्रचारी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही इनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? बेगूसराय, गया, भागलपुर, बांका या फिर पटना। तो आपको बताना है कि बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है। तो सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये भागलपुर बांका है। क्या? तो बिहार में चीनी मिट्टी की जो उपस्थिति है ये भागलपुर बांका में है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहां स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र, कैमूर, रोहतास क्षेत्र, गया या फिर दरभंगा। तो आपको बताना है कि बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहां स्थित है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहां स्थित है। तो जिसने भी इसका ऑप्शन चयन किया है कैमूर, रोहतास क्षेत्र, सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में पाइराइट का जो विशाल भंडार है ये कैमूर, रोहतास क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? जमुई, जहानाबाद, अरवली या फिर रोहतास। तो बताना है कि बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है। तो बिहार में जो अभ्रक की उपस्थिति है ये कहां पर है? तो जमुई में। बिहार में अभ्रक की उपस्थिति जमुई में है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? मदन मोहन मालवीय, वीडी सावरकर, शरत चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? तो जो चौथा प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा किसने? तो वीडी सावरकर ने। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? तो वीडी सावरकर ने लिखा था। पांचवा प्रश्न है, और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़ना है। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं जितने हम करवाते हैं, विश्वास रखिएगा प्रश्न बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला। निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। प्रश्न है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक, बिहार, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। छठवां प्रश्न है, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? 5,000, 7,000, 2,000 या फिर 3,000। तो 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 7,000 हो जाएगा। कितना? तो 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए जो आबादी की शर्त है ये 7,000 है। कितने? तो 7,000 याद रखना है, गलत नहीं करना है। सातवां प्रश्न है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राष्ट्रपति रूजवेल्ट, मोहम्मद यूनुस, राल्फ नाडर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? याद रखना है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं राल्फ नाडर। जरूर याद रखना है, गलती नहीं करना है। आठवां प्रश्न है, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर पश्चिम बंगाल। आपको बताना है कि दूध सागर जलप्रपात कहां स्थित है। तो दूध सागर जलप्रपात कहां स्थित है? तो गोवा में स्थित है। कहां पर? तो दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? कौटिल्य के अनुसार
राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो 7 तत्व होते हैं। कितने? तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 तत्व होते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य जेबी कृपलानी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है कि भारत के स्वतंत्रता भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक, कितने? तो लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। कौन रहे? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो जरूर याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। बोध गया, तो आपको पता है बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर? तो बोध गया। सारनाथ भी बौद्ध स्थल से संबंधित है। और यहां पर ग्वालियर की बात करेंगे तो ग्वालियर जो है ये बौद्ध स्थल नहीं है, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? याद रखेंगे, लुम्बिनी में। कहां पर? तो लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में कहां पर है? तो नेपाल में स्थित है। आपसे पूछा जाए महापरिनिर्वाण, यानी कि महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? तो मृत्यु को कब हुई थी, यानी पूछा गया कि कहां पर हुई थी। याद रखेंगे, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो कुशीनगर होगा। कहां? तो कुशीनगर होगा, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिया था? तो सबसे ज्यादा उपदेश दिया था कहां पर? तो श्रावस्ती में। कहां पर? तो श्रावस्ती में, याद रखना है। कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? रावसदीप, वैरनदीप, नीलदीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? रावसदीप, वैरनदीप, नीलदीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी का नाम, भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम है वैरनदीप। क्या नाम है? तो वैरनदीप। भारत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका जो नाम है ये वैरनदीप हो जाएगा। अगला है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में मिलते हैं। कहां पर? तो शिवालिक, अमरकंटक, नीलगिरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या हो जाएगा? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। क्या? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये कहाँ मिलते हैं? तो ये जो मिलते हैं ये नीलगिरी पर। कहां पर? तो याद रखेंगे, नीलगिरी पहाड़ियों पर। कहां पर? तो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। 14 नंबर प्रश्न है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम, जहरुद्दीन, नसरुद्दीन या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बाबर का जो वास्तविक नाम था क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहरुद्दीन। क्या? तो जहरुद्दीन। बाबर जो था, ये बात करेंगे तो मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का वास्तविक नाम था जहरुद्दीन। अगला है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, दक्षिणी और पश्चिम। तो भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत स्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर? तो भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? ताप्ती, कोसी, पेरियार या फिर कृष्णा। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर बनाई गई है? तो पेरियार नदी पर। इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है ये पेरियार नदी पर बनाई गई है। पूछा जाए किस राज्य में? तो केरल में। कहां पर? तो केरल में इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा, महानदी, गोदावरी या फिर स्वर्ण रेखा। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा, महानदी, गोदावरी या फिर स्वर्ण रेखा।
हीराकुंड बांध। किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। किस पर? तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, तो ये कहां पर बना है? तो महानदी पर। किस राज्य में पूछा जाए? तो उड़ीसा में। कहां पर? तो उड़ीसा में बना हीराकुंड बांध। किस नदी पर? तो महानदी पर। अगला है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरिकिशन। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे कौन? तो सिखों के 10वें गुरु थे कौन थे? याद रखेंगे गुरु अंगद इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला है, झेलम का युद्ध किसने जीता था? पोरस, अशोक, सिकंदर या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि झेलम का युद्ध किसने जीता था? झेलम का युद्ध किसने जीता था? सही उत्तर जरूर कमेंट करके बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा, सिकंदर ने झेलम का युद्ध जीता था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, झेलम का युद्ध जीता था सिकंदर ने। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1991, 1993, 1994 या फिर 1995। तो विश्व व्यापार संगठन, जिसको आप क्या कहते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब? तो 1995। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में क्या पूछा गया है? तो कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? क्या पूछा गया है? तो शुल्क पूछा गया है। तो ये जो होगा, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसमें? तो शुल्क जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 23, 24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25 से 28 या फिर अनुच्छेद 32। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? क्या पूछा गया है? तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो समानता का जो अधिकार है ये 14 से 18 में है। किसमें है? तो समानता का अधिकार किसमें है? तो 14 से 18 में है समानता का अधिकार। बात करें अनुच्छेद 32, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, याद रखेंगे। अगला है, वर्ष 2020 में बिहार के प्रथम प्रवासी पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित हुआ था? भागलपुर, नालंदा, गया या फिर पटना। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये भागलपुर होगा। क्या? तो भागलपुर। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या फिर मधुबनी। तो बिहार का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? बिहार का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा में। कहां पर? तो दरभंगा इसका सही उत्तर होगा। 25 नंबर प्रश्न है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु को गति को क्या कहा जाता है? गति, विस्थापन, वेग या फिर त्वरण। तो किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? क्या यहां पर दिया हुआ है? तो निर्दिष्ट दिशा में वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो इसको वेग कहेंगे। क्या? तो राइट आंसर होगा वेग, याद रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर गंगा। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर। किस पर? तो नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर, याद रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, VR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। किसने? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, याद रखना है। 28 नंबर प्रश्न है, किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था? तानसेन, मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो या फिर वाज बहादुर।
तो किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था? तो तबले का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। किसने? तो तबले का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1917, 1918, 1920 या फिर 21? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। कब? तो 1920 में। और आज का अंतिम प्रश्न है, तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 11 नवंबर 1945, 12 नवंबर 1945, 5 नवंबर 1945 या फिर 15 नवंबर 1945? तो आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। तो 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।